तो नेक्स्ट जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है बैलेंस शीट मैट्रिक्स। ठीक है। बैलेंस शीट क्या है कि ऑफन फेल टू प्रॉपरली रिफ्लेक्ट द फेयर वैल्यू ऑफ असेट। क्यों? बैलेंस शीट में जो वैल्यू लिखी है वो फेयर वैल्यू नहीं होती। ठीक है। ऑन अकाउंट ऑफ सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन सच एज हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। तो स्टैंडर्ड कैटेगराइजेशन ऑफ बैलेंस शीट आइटम मे नॉट बी सुटेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ एनालिसिस। ठीक है। तो जो क्या होता है, हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस पे रहती है, फेयर वैल्यू उसकी डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है। टोटल डेप्ट क्या होता है? पहला चीज आइटम जो होता है टोटल डेप्ट। तो डेप्ट क्या होता है? आर ऑब्लिगेशंस होता है, जिसको या तो आप कैश के थ्रू सेटल करोगे, दैट आर सेटल थ्रू कैश, और इन्वॉल्व इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी दोगे और कैश भी दोगे, दैट आर गिवन एज अ कंपेंसेशन फॉर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है। टू दैट एक्सटेंट डेप्ट इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर लाइन। ठीक है। तो एज अ एनालिस्ट आपको नीड टू आइडेंटिफाई टोटल वैल्यू ऑफ डेप्ट। अगर आपको पता ही नहीं है कि डेप्ट कितनी है तो दिक्कत है ना। एज अ एनालिस्ट, दिस इज कैलकुलेटेड बाय समिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट, करंट पोजीशन ऑफ लॉन्ग टर्म डेप्ट, शॉर्ट टर्म डेप्ट, फिनेंशियल लीज ऑब्लिगेशन एंड एक्टिव इंटरेस्ट। ठीक है। ये सब चीजें ये टोटल डेप्ट में आती है। आपको इंटरेस्ट भी काउंट है, इंटरेस्ट। फिर वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल रिफर टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट इज इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो बिजनेस में इन्वेस्ट हुआ है। क्यों? टू सस्टेन अ पर्टिकुलर ऑपरेटिंग साइकिल को सस्टेन कराने। ठीक है। तो पॉपुलरली इसको बोलते हैं कैश टू कैश साइकिल। ठीक है। क्या होता है, दो में रिफर टू अ कैपिटल लॉकअप फॉर डे टू डे रिक्वायरमेंट, यानी कि आपको डेली का जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ जाएगा? वर्किंग कैपिटल। Because company doesn't keep safety stock of inventory or speculative stock for day-to-day requirement, neither does it give credit to customer for day-to-day requirement. Only to understand what is keep cash a day-to-day requirement logic may be applied. ठीक है। Through the length of supply chain and time taken for a manufacturing to bring down to bring in raw material final to realize the cash from its customer to whom it sold on credit। ठीक है। अगर आपको समझना है कि वर्किंग कैपिटल क्यों नीड होती है, क्योंकि कंपनी पहले खर्चा करती है। ठीक है। आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो, बाद में कस्टमर आपको पे करता है, आप प्रोडक्ट को ले जाके मार्केट में सेल करते हो, तब तक तो आपको पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है। तो नेट वर्किंग कैपिटल अगर आपको जानना है तो इसे कैसे कहते हैं? एज करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है। ये मेथड क्यों? कम आउट ऑन द बेसिस assumption दैट बाय कन्वेंशन ऑफ कंपनी ऑलवेज जनरेट शॉर्ट टर्म फंड टू मीट दिस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। ठीक है। Therefore, only net working capital is supposed to provide by the long term capital। ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या हुआ? डे टू डे नीड में जो पैसे की जरूरत हो रही है कंपनी को चलाने के लिए, कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, उसके बाद सेल कर। अब नेक्स्ट है कोर वर्किंग कैपिटल। ठीक है। द करंट असेट में क्या होता है? करंट असेट ऑफ कंपनी में शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी इंक्लूड होता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बिजनेस ऑपरेशन के लिए। करंट लाइबिलिटी में भी क्या होता है? कंपनी इंक्लूड शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन, जो जरूरी नहीं है कि डे टू डे ऑपरेशंस के लिए यूज हो। तो वर्किंग कैपिटल को कैलकुलेट करना एज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड लाइबिलिटी इज मिसलीडिंग, ऐसा बोला जा रहा है। तो एनालिस्ट क्या कैलकुलेट करते हैं? कोर वर्किंग कैपिटल, विच जो ओनली फैक्टर करता है करंट असेट दैट आर यूज्ड और अराइज आउट ऑफ कोर ऑपरेशन। ठीक है। तो इसमें क्या कैलकुलेट होता है? इन्वेंट्री प्लस ट्रेड रिसीवेबल माइनस ट्रेड पेएबल। इससे आप कोर वर्किंग कैपिटल निकाल सकते हो। ठीक है। ये आपको याद रखना है क्योंकि यहां से न्यूमेरिकल बनेगी, केस स्टडी आती वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड। ये पॉइंट आप पढ़ोगे नहीं, समझोगे नहीं, तो वर्किंग कैपिटल कहां से बनेगा?
ठीक है, ये अप्रोच आपको हेल्प करता है कोर वर्किंग कैपिटल निकालने। ठीक है, कैन हेल्प असेस द नीड टू राइज वर्किंग कैपिटल फाइनेंस फ्रॉम द बैंक। ठीक है, इट में नोटेड दैट कैलकुलेशन ऑफ फुल वर्किंग कैपिटल हैज नॉट कंसिडर कैश टू बी पार्ट ऑफ इट। ठीक है, तो रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैश जो होता है, इट इज गुड आइडिया टू इंक्लूड अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस, क्योंकि स्मूथ ऑपरेशन के लिए आपको कैश की जरूरत पड़ती है, एंड कैश आउट सिचुएशन में भी आपको कैश बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये याद रखना है कोर वर्किंग और वर्किंग कैपिटल क्या होती है। ठीक है, बेसिक्स ऑफ पीएनएल स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ फर्म। ठीक है, शेड्यूल 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2030 प्रेस्क्राइब करता है द फॉर्मेट फॉर पीएनएल अकाउंट। IND AS 1 रिक्वायर करता है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, जो मैंडेटरी इंक्लूड करता है अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को भी। ठीक है, इसमें आपको इंक्लूड करना है OCI, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम को। ठीक है, तो और OCI क्या होता है, कंट्रीब्यूट टू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम आर सोन बिलो द नेट प्रॉफिट। फॉर्मेट एप्लीकेबल होता है बैंकिंग के लिए, इंश्योरेंस एंड यूटिलिटी कंपनी के लिए, जो प्रिस्क्राइब होते हैं रिस्पेक्टिव रेगुलेटर के द्वारा। ठीक है, उनको जरूरत नहीं है कि आप शेड्यूल 3 को फॉलो करो। ठीक है, ये पीएनएल है। अब पीएनएल में और क्या होता है, पहला होता है रेवेन्यू, आपको कितने पैसे मिले, आपने सेल किया गुड एंड सर्विस, तो कंपनी को कितना अर्न हुआ। ठीक है, इसमें इंक्लूड होता है इनकम फ्रॉम सोर्सेज दैट आर पार्ट ऑफ कोर ऑपरेशन आर इncidental। ठीक है, सम कंपनी शो इनकम फ्रॉम कोर ऑपरेशनल एज रेवेन्यू और एंड इनकम। ठीक है, अदर इनकम में क्या होता है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम, जैसे इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हुआ, सेल ऑफ असेट्स, आपने कुछ असेट्स को सेल कर दिया, इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट हुआ अदर। एक्सपेंस में क्या क्या चीजें आती है, आपने कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स खरीद, परचेज किया स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। ठीक है, एक्सपेंस क्या होता है, आपको क्या क्या चीजें होती है, एम्प्लॉय कॉस्ट होता है, डेप्रिसिएशन होता है, फाइनेंशियल चार्ज होती है एक्सपेंस का। एक्सपेंस रिपोर्ट जो होती है इंडिया में सिग्निफिकेंट होता है कंपेयर टू रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। इंडियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सम लाइन आइटम जैसे रॉ मटेरियल को हैव हायर लेवल ऑफ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। ठीक है, वाइल इन सम केस जैसे डायरेक्ट एक्सपेंस डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट कम होती है। तो कुछ चैलेंज यहां भी क्रिएट हो, रॉ मटेरियल का कॉस्ट तो आपने डिस्क्लोज कर दिया, लेकिन अदर कंपोनेंट ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट को आपने डिस्क्लोज नहीं किया। ठीक है, तो ये चैलेंज आते हैं कि आपको जब ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना होगा तब। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल क्या होता है, कि आपने खरीदा प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए। ठीक है, पीरियडिक इन्वेंट्री के अकॉर्डिंग खरीदते हैं हम। ठीक है, परचेज किए, उससे पहले भी आपके पास कुछ ना कुछ स्टॉक होंगे रॉ मटेरियल्स के, आपने परचेज किया, पहले से स्टॉक रहा, फिर वो मटेरियल्स को आपने प्रोडक्शन में यूज किया। तो परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, ये होता है कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। सेकेंड है परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आपने अमाउंट स्पेंड किया परचेज ऑफ गुड जो सोल्ड होता है कस्टमर को विदाउट एडिशनल प्रोसेस, यानी कि डायरेक्ट आपने साबुन सोडा खरीदा, रिटेल सेक्टर में इसे यूज किया जाता है। रिटेल में क्या होता है, कोई प्रोडक्शन नहीं होता, आप डायरेक्ट खरीदते हो सामान और सेल करते हो कस्टमर को, तो स्टॉक इन ट्रेड। एक्सचेंज इन इन्वेंट्री ऑफ WIP एंड फिनिश गुड, WIP यानी वर्क इन प्रोग्रेस, एज पर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंट प्रिंसिपल, एक्सपेंडिचर इनकर टू प्रोडक्शन ऑफ गुड इज रिटेन इन इन्वेंट्री। ठीक है, इन्वेंट्रीज में रहेगा जब तक वो सोल्ड नहीं होता या डिस्पोज नहीं होता। तो ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश गुड, वो आइटम रिप्रेजेंट करते हैं किसको, इन्वेंट्री एंड WPI या फिनिश गुड। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट में क्या आता है, सैलरीज, बेनिफिट्स,
नोशनल एक्सपेंस टुवर्ड स्टॉक बेस्ड कंपनसेशन, जो आप ग्रांट करते हो स्टाफ वेलफेयर एक्सपेंडिचर टुवर्ड एम्प्लॉइज, ठीक है। द कॉस्ट इंक्लूड एनुअल प्रोविजन टुवर्ड रिटायरमेंट बेनिफिट अर्न बाय एम्प्लॉय ड्यूरिंग द दैट ईयर, ठीक है, तो ये एम्प्लॉय कॉस्ट का है। फिर आता है डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन रिफर टू ग्रेजुअल और परमानेंट रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। परमानेंट रिड्यूस हो गया उसका वैल्यू, या ग्रेजुअली थोड़ा थोड़ा करके, एज के अनुसार, यूज के अनुसार और ऑब्सोलेंस के अनुसार, ठीक है। दिस हैज बीन ट्रेडिशनल अप्रोच टू अंडरस्टैंड डेप्रिसिएशन, यानी कि आपको उसका एक मेथड होता है। जैसे इट इज इंपॉर्टेंट टू डेप्रिसिएट अ प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग द वन टाइम एक्सपेंस ऑन टेंजिबल असेट, रिकवरी होगी ड्यूरिंग इट्स यूज लाइफ, ठीक है। डेप्रिसिएशन बहुत सारे मेथड्स होते हैं। IND 16 के अनुसार मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन टेक इनटू कंसीडरेशन द वे असेट यूज, ठीक है। जैसे कैब ऑपरेटर है, कैब ऑपरेटर यानी कि उसके पास बहुत सारी कार्स हैं, वो डेप्रिसिएट कैसे करेगा? इट्स स्प्लिट बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कार कैन ट्रेवल इन इट्स लाइफ टाइम, कितना कार चली, ठीक है, उसके अनुसार वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करेगी, ठीक है। और अदर कंपनीज कैसे डेप्रिसिएट कैलकुलेट करती? बेस्ड ऑन इट्स यूजफुल लाइफ मेजर इन ईयर, ठीक है। तो ये अलग अलग मेथड्स होते हैं, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आते हैं। फिर एमोर्टाइजेशन क्या होता है? इट रिफर टू ग्रेजुअल राइट ऑफ ऑफ इंटेंजिबल एसेट ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ, ठीक है। बहुत सी कंपनी राइट ऑफ करती है इंटेंजिबल एसेट इन दिस मैटर, ठीक है। फिनेंशियल कॉस्ट यानी कि आपको एक्सपेंडिचर टुवर्ड इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग फीस, एमोर्टाइजेशन ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड टुवर्ड सिक्योरिटी इशू, ठीक है। ये सब चीजें अगर आप अच्छे से याद करते हो ना, समझ के चलते हो, तो आपको न्यूमेरिकल्स में ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो इस टाइप की जो टर्मिनोलॉजी रहेगी वो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में कुछ समझ नहीं आएगा करना क्या है ना। तो हमेशा याद रखो, जब पढ़ रहे हो तो डिटेल में पढ़ो, समझ के पढ़ो, आराम से एग्जाम निकलता है, हेल्प करेगा आपको एग्जाम निकालने में भी, ठीक है। फिर अदर एक्सपेंस में क्या आता है? एक्सपेंस दैट आर नॉट इंडिपेंडेंटली लार्ज, लेकिन अगर उसको कंबाइन किया जाए और क्लासिफाई किया जाए द अदर एक्सपेंस, ठीक है। इनकम फ्रॉम इक्विटी अकाउंट एंटाइटीज, ठीक है। दिस रिफर टू कंपनी शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑन एंटाइटी विच इज अकाउंटेड अंडर इक्विटी मेथड। एक्सेप्शनल आइटम एंड नॉन रिकरिंग आइटम, ये ऐसे आइटम है टू इनकम एंड एक्सपेंस दैट डू नॉट नॉर्मली अराइज अंडर नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, जैसे नेचुरल कैलामिटीज आ गए, वन टाइम रेगुलेटरी चार्ज आ गया, इस टाइप के एक्सेप्शनल आइटम में आते हैं। फिर टैक्स में आप तीन टाइप के टैक्स पेड करते हो, करंट टैक्स, मैट और डिफर्ड टैक्स। करंट टैक्स आपको पेड करना होता है गिवन ईयर में, अदर देन मैट। मैट को आप ऐसा यूटिलाइज कर सकते हो, क्रेडिट फॉर फ्यूचर। मैट को आप पेड कर सकते हो, शुड बी पेड, और एज अ असेट रख सकते हो बैलेंस शीट में। अगर कंपनी को बिलीव होता है कि ये अगर आप उसको वापस नहीं ले पाओगे, तो उसको क्या करते हैं? विथ इन द अलाउड ड्यूरेशन दे एक्सपेंस इन इट इन अ P&L अकाउंट। डिफर्ड टैक्स क्या होता है? इसका कोई कैश इंपैक्ट नहीं होता है, लेकिन इट अराइज आउट ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गिवन टू रिकॉग्नाइज फ्यूचर टैक्स बेनिफिट और ऑब्लिगेशन, ठीक है, इन पास्ट, ठीक है। फिर होता है प्रॉफिट एलोकेशन ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। ये क्या होता है? दिस रिफर टू अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ऑफ सब्सिडरी कंपनी दैट बिलोंग टू शेयर होल्डर ऑफ सब्सिडरी अदर देन पेरेंट, तो प्रॉफिट हुआ टू नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है ईपीएस। ईपीएस कैसे कैलकुलेट होता है? नेट प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर बाई वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग, ठीक है, दैट आर वेटेड बाई द टाइम फॉर विच दे आर आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर, ठीक है। इन टर्म ऑफ ईपीएस कंपनी डिस्क्लोज करती बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस, दो टाइप के ईपीएस कंपनी डिस्क्लोज करती,
देखो इसको पढ़ना जरूरी है, ईपीएस कई बार पूछता है क्वेश्चन। बेसिक ईपीएस का क्या होता है, नेट प्रॉफिट को वेटेज एवरेज नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दो तो ईपीएस आ जाता है। डाइल्यूटेड ईपीएस क्या होता है, एनी इंस्ट्रूमेंट दैट कैन बी पोटेंशियली कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर। ठीक है, क्या होता है, आपने वारंट इशू किया, ईसॉप इशू किया, कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट इशू किया, अगर इसके मतलब तो मुझे नहीं समझाने पड़ेंगे क्योंकि आपने चैप्टर 2 और 3 में अच्छे से पढ़ा होगा। कन्वर्टिबल इंस्ट्रूमेंट्स आप समझ गए होंगे। तो इसके इम्पैक्ट से क्या होता है, आपका जो ईपीएस है वो डाइल्यूट हो जाता है। ठीक है, डाइल्यूटेड ईपीएस बोलते हैं। तो क्या होता है, इसको एडजस्टेड नेट प्रॉफिट नंबर बाय द डाइल्यूटेड शेयर काउंट। ठीक है, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में क्या होता है, इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजी आती है, पहला आता है चेंज इन रिवैल्यूएशन सरप्लस, रीमेजरमेंट गेन और लॉस ऑन डिफाइंड बेनिफिट, गेन और लॉस अराइज इन अकाउंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉरेन ऑपरेशन, चेंज इन फेयर वैल्यू ऑफ फाइनेंशियल असेट, गेन ऑन अकाउंट ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दैट इफेक्ट हेडिंग। ठीक है, की मैट्रिक्स क्या होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में, डिटेल एनालिसिस एज अ एनालिस्ट आपको करना होता है पीएनएल स्टेटमेंट का, कैलकुलेटिंग सेवरल प्रॉफिट मैट्रिक्स इन एडिशन टू व्हाट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड नेट प्रॉफिट। मोस्ट कंपनी प्रेजेंट करती सिंगल स्टेप पीएनएल स्टेटमेंट। ठीक है, जिसमें कंपनी ऐड करती सभी इनकम को और रिड्यूस करती ऑल एक्सपेंस को। लेकिन कई कंपनी मल्टी स्टेप पीएनएल प्रेजेंट करती है। ठीक है, जो भारतीय एयरटेल का एग्जांपल दिया है ना, वहां पे मल्टी स्टेप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पेश किया गया है, जिसमें पेश किया गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स, डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग आइटम, कैलकुलेट, अदर एक्सपेंस को रिड्यूस किया गया। ठीक है, अगर कंपनी मल्टी स्टेप स्टेटमेंट नहीं प्रोड्यूस करती तो एज ए एनालिस्ट आपको उसको कन्वर्ट करना होगा फॉर द पर्पस ऑफ एनालिसिस। ठीक है, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है, कैलकुलेट कैसे करते हैं, रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फ्रॉम रेवेन्यू। ये सुटेबल मैट्रिक्स किसके लिए है, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए। ये पॉइंट आप चाहो तो नोट कर सकते हो। इट रिफर टू द सरप्लस दैट अ कंपनी कैन यूज टू मीट इट फिक्स एक्सपेंस। ठीक है, इंडियन कंपनी क्या करती है, दे डू नॉट डिस्क्लोज डायरेक्ट कॉस्ट सेपरेटली। ठीक है, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है। फिर इबिटा होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। तो इसमें क्या है, नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी अफेक्टेड बाई क्या होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस आपको देना है, डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होता है, इट्स ड्रिवन बाय द फंडिंग चॉइस ऑफ कंपनी, while depreciation and amortization are driven by infrastructure model adopted by the business entity to manufacture or service। ठीक है, तो ईबीटा किसके लिए अप्रोप्रिएट चॉइस होता है, when analysts would like to compare two firm of the same business sector or different business sector, ईबीटा बेस्ट होता है। ठीक है, क्योंकि ये इट इज नॉट कंटामिनेटेड बाय कैपिटल स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर चॉइस ऑफ कंपनी। ठीक है, द वैल्यूएशन इंडस्ट्री ऑल्सो कैलकुलेट एडजस्टेड ईबीटा। क्यों, क्योंकि कंपनी में ऑल्सो अर्न सर्टेन इन्वेस्टमेंट इनकम और नॉन ऑपरेटिंग इनकम विच आर अगेन ड्रिवन बाय चॉइस ऑफ ट्रेजरी मैनेजमेंट। ठीक है, तो इबिटा ऑल्सो सर्व एज अ प्रॉक्सी फॉर कैश प्रॉफिट अर्निंग बाय ऑफिस। ठीक है, फिर होता है इबिट। देखो इबिटा इबिट आपको अच्छे से देखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में इबिट इबिटा आता ही आता है। मैं आज तक ऐसा एग्जाम नहीं देखा, कोई भी एग्जाम में इबिट इबिटा इबिट इबिटा ये सब चीजें कंफ्यूज करने वाली होती हैं, जो आपको बहुत ज्यादा यानी कि परेशान करेगी एग्जाम में, अगर आपने इसकी टर्मिनोलॉजी को या ये कैसे यूज होता है, क्या चीज है, इसको नहीं समझोगे तो। इबिटा क्या है, इबिट इबिटा यूजफुल मैट्रिक्स है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट लेफ्ट फॉर रिकवरी ऑफ कैपिटल इन टर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एंड amortization एंड टू मीट द डेट ऑब्लिगेशन, टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड रेसिडुअल प्रॉफिट टू द ओनर ऑफ। ईबिटा क्या है, नेक्स्ट लेवल ऑफ प्रॉफिट मैट्रिक्स, जो इज द वाटरफॉल फ्रॉम रेवेन्यू ऑफ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट टैक्स के बाद कितना हुआ, तो ईबिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ईबिट को क्या बोलते हैं, रिफर टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है,
ये यूजफुल मैट्रिक्स है, मेजर द एबिलिटी ऑफ फर्म, यानी कि फर्म की एबिलिटी है कि नहीं एनुअल इंटरेस्ट और फाइनेंशियल एक्सपेंस को मीट करने की। ठीक है। इट ऑल्सो सिग्निफिकेंट इनपुट फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट कवरेज रेशो और फ्री कैश फ्लो ऑफ द फॉर्म ऑफ वैल्यूशन। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। ईबीटा इज फॉलो बाय नेट प्रॉफिट और ईएटी और पैट। ठीक है। विच इज फाइनल प्रॉफिट अवेलेबल टू द शेयर होल्डर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ डिविडेंड टू रीइन्वेस्टमेंट इन अ बिजनेस, या तो डिविडेंड के तौर पे दिया जाएगा या री इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट होता है एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। एक्सेप्शनल आइटम, नॉन रिकरिंग आइटम जो अफेक्ट करते हैं कंपेरेबिलिटी ऑफ नेट प्रॉफिट नंबर। एनालिस्ट ऑफन टेंड टू कैलकुलेट एडजस्टेड नेट प्रॉफिट विच एलिमिनेट द इम्पैक्ट ऑफ दिस एक्सेप्शनल आइटम। ठीक है। तो एडजस्टेड प्रॉफिट, आपको ये सब चीजें समझ में आ गई। अब देखो आपको यहां से कुछ चीजें हैं, जैसे स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन शेयर होल्डर इक्विटी, इसकी भी जरूरत पड़ती है। IND AS 1 के अकॉर्डिंग आपको रिक्वायर होता है शेयर होल्डर इक्विटी जो इम्पैक्ट शो करे, impact of various type of transaction and various component of shareholder equity। ठीक है। बेसिक ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, ये कैश फ्लो को भी समझना जरूरी है। देखो अब क्या चीज नहीं समझना जरूरी ये भी बताना एक मुश्किल है। आप ये समझो कि सभी चीजें को पढ़ना जरूरी है। ठीक है। क्योंकि अब एग्जाम भी थोड़े टफर आने लगे हैं, तो हमको और ज्यादा मेहनत करनी होगी। ठीक है। बेसिक ऑफ कैश फ्लो क्या होता है, जनरेटिंग कैश फ्लो किसी भी फर्म के लिए लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है। P&L स्टेटमेंट, बैलेंस शीट डू नॉट फोकस ऑन कैश फ्लो सिंस अकाउंटिंग इज ऑन एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस में क्या होता है, इनकम इज रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज अर्न, लेकिन व्हेन इट इज रिसीव ये कहीं नहीं बताया। ठीक है। एक्सपेंस रिकॉग्नाइज व्हेन इट इज इनकर्ड, लेकिन कब पेड हुआ ये भी जरूरी है। तो कैश फ्लो जानना जरूरी। जैसे आपने, आपके पास बिजनेस है, आपने कैश में परचेज किया 80,000 का आइटम और कैश में उसको सेल किया 1 लाख, आपको प्रॉफिट दिख रहा है 20,000 का, लेकिन आपने वो पैसे को टच भी नहीं किया। आपने कैश में सेल किया है, परचेज किया, खरीदा और सेल किया क्रेडिट में। P&L स्टेटमेंट में दिख रहा है 20,000 का प्रॉफिट, लेकिन रियल में आपको 1 रुपया नहीं मिला है। ठीक है। हो सकता है कि आपने उधार में 80,000 का सामान 1 लाख रुपया का तो दे तो दिए, लेकिन आप 1 लाख रुपए वसूल नहीं पाए, तो आपका जो 80,000 रुपए वो भी लॉस हो गया। ठीक है। तो कैश फ्लो को भी जानना जरूरी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट को। ठीक है। तो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट, कैश फ्लो एंड कैश आउटफ्लो इन एवरी बिजनेस। मनी कम इन एंड मनी गोज आउट। क्या आप कितना पैसा आया, कितना आपने खर्चा किया। तो पहला होता है ऑपरेटिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। इनकमिंग कैश इज पॉजिटिव, आउटगोइंग कैश निगेटिव होता है। ठीक है। नेट प्रॉफिट ऑफ कंपनी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ऑपरेटिंग कैश फ्लो नंबर बाय एडिंग बैक नॉन कैश एक्सपेंडिचर सच एज डेप्रिसिएशन एंड amortization। चेंज इन अकाउंट रिसीवेबल एंड पेएबल। ठीक है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो, कैश फ्लो ऑन अकाउंट ऑफ असेट्स। बाइंग असेट निगेटिव होता है, सेलिंग असेट पॉजिटिव होता है। देखो ये तीन याद रख लेना, यहां पे से क्वेश्चन आता है। एक एक नंबर इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम दिया है पहले और आप, ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा एक एक नंबर क्यों इंपॉर्टेंट। फिनेंसिंग कैश फ्लो। ठीक है। इन्वेस्टिंग कैश फ्लो में क्या होता है, आपने बाय किया असेट तो निगेटिव है, लेकिन सेल किया तो पॉजिटिव है। फिनेंस फिनेंसिंग कैश फ्लो में क्या है, आपने लोन लिया है तो पॉजिटिव है, आप चुकता कर रहे हो तो निगेटिव है, रिडीम डेप्ट कर रहे हो या इक्विटी कर रहे हो तो निगेटिव। ठीक है। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है, इसको पढ़ना समझना डिटेल में। अगर कोई कंपनी निगेटिव कैश फ्लो में ऑपरेट करी सेवरल ईयर, सबसे बड़ा अलार्मिंग सिग्नल है। क्योंकि कोई भी बिजनेस रनिंग निगेटिव ऑपरेशन कैश फ्लो में, तो उसको कंटिन्यू डज टू स्टिमुलस इन टर्म ऑफ कैश, यानी आपको कंटिन्यू कैश की जरूरत पड़ेगी। नीडलेस टू स्टेट दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट विल रन इनटू पॉजिटिव कैश फ्लो, या तो डाई खत्म हो जाएगी। कैश किंग फिशर एयरलाइंस जो थी वो निगेटिव कैश फ्लो में बहुत साल तक चली,
देखो ये निगेटिव कैश फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी माइनस 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 माइनस, खत्म 2013 तक फिनिश। ठीक है। तो एयरलाइन बोरो कर रही थी इंटरेस्ट पेड करने के लिए। ठीक है। सेवरल ईयर, लेंडर ने रिफ्यूज कर दिया फर्दर कैश देने के लिए, तो बिजनेस उनका खत्म हो गया। ठीक है। तो जब भी बिजनेस एक्सपेंड होता है, कोई बिजनेस आप बढ़ाते हो, तो आपको कैश की जरूरत होती है। ठीक है। निगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो और फाइनेंशियल थ्रू आइदर पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो और एक्यूमुलेटेड पॉजिटिव ऑपरेशन कैश फ्लो। ठीक है। बिजनेस जो एक्सेसली भी डिपेंड होता है उधार के पैसे में, बोरोड मनी में, तो आपको समझना है कि उसमें कॉशन लेना है। ठीक है। That asset that appear in the balance sheet may realize lower than their book value as shown in balance sheet। ठीक है। तो आपको हमेशा कुछ चीजें पॉइंट रखनी है जब भी आप माइंड करते हो कैश, केस ऑफ कैश फ्लो। ठीक है। आपको नेट कैश फ्लो कुछ भी डिसेप्टिव हो सकता है, तो आपको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल कैश फ्लो को अलग अलग देखना है इंडिपेंडेंटली। तो ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कैश फ्लो एनालिसिस का? फोकस ऑन सस्टेनेबल एंड रिकरिंग कैश, नॉन रिकरिंग एक्सऑर्डिनरी आइटम दैट इम्पैक्ट द कैश फ्लो शुड बी रिकॉग्नाइज एंड एडजस्टेड। ठीक है। और क्या है, ये चीज इंपॉर्टेंट है कैश फ्लो वाला, यहां से आते हैं क्वेश्चन। फिर क्या है नेक्स्ट? नोट ऑफ अकाउंट। ठीक है। कंपनी डिटेल नोट देती है, हैव अ गिवन डिटेल स्पेसिफाई देयर अकाउंटिंग पॉलिसी एंड प्रोवाइड डिटेल ऑफ इंफॉर्मेशन कंटेन इन कोर स्टेटमेंट। आपको बताना है कि सिग्निफिकेंट अकाउंट पॉलिसीज क्या है, दैट आर मल्टीपल वे टू अकाउंट फॉर आइटम। बहुत सारे वे हो सकते हैं किसी भी चीज को अकाउंटिंग करने के लिए। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मेथोडोलॉजी कंपनी ने अडॉप्ट की है टू अकाउंट फॉर आइटम। ठीक है। जैसे डेप्रिसिएशन के लिए कंपनी ने कौन सा मेथड यूज किया है, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन और राइट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, दोनों के अलग अलग इफेक्ट होते हैं। अकाउंटिंग पॉलिसीज कौन सा यूज करती है? ठीक है, कौन डिफाइन किया गया एनुअल रिपोर्ट में, और कैसे ट्रीट कर रही है आइटम को बाय द कंपनी। ठीक है। इन अदर वर्ड अकाउंटिंग पॉलिसी आर द वे कंपनी अकाउंट फॉर वेरियस आइटम इन पीएनएल एंड बैलेंस शीट। अकाउंटिंग पॉलिसीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनालिस्ट। ठीक है। कैसे अंडरस्टैंड कर रहे हैं डिफरेंट वे ऑफ अकाउंटिंग इन अ सिंगल टर्म। एनालिस्ट को नो होना चाहिए कि पर्टिकुलर बिजनेस कैसे ट्रीट कर रहा है। ठीक है। और कंपनी को भी ये रिक्वायर होता है कि अगर उसने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की है प्रीवियस ईयर, कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर, तो उनको बताना है। और कोई कंपनी हमेशा चेंज कर रही है अपने अकाउंटिंग पॉलिसीज को कंटिन्यूअस, तो वो सस्पिशियन होता है और क्लोजर स्क्रूटनी की जरूरत होती है। ठीक है। क्लियर यहां तक? कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है? ऐसी लाइबिलिटी जो इनकर्ड होती है बाय एंटाइटी डिपेंडिंग ऑन आउटकम ऑफ अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। कुछ ऐसा अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट है जहां पे आपको पैसा देना होगा। जैसे आप कोर्ट केस फाइल कर रहे हो, फाइटिंग का कोर्ट केस, जो रिजल्ट हो सकता है सब्सटेंशियल लॉस हो जाए कंपनी को। अगर लॉस हुआ, लॉस्ट होता है केस लॉस, तो लाइबिलिटी आर नॉट रिकॉर्डेड इन कंपनी अकाउंट। जनरली कहाँ रिकॉर्ड होता है? इन द नोट टू अकाउंट। जैसे आउटस्टैंडिंग लॉ सूट है, टैक्स अथॉरिटी का डिस्प्यूट है, बैंक गारंटी आपने प्रोवाइड किया है, प्रोडक्ट वारंटी क्लेम है, पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन केस है, चेंज इन फॉरेक्स है या गवर्नमेंट पॉलिसी से। ठीक है। मोस्ट ऑफ द मैनेजमेंट ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, वो ज्यादा बातें नहीं करते, दे डू नॉट सी द लाइबिलिटी सेटिंग अगेंस्ट देम। ठीक है। तो आपको वन इज ऑलवेज बेटर टू लुकिंग एट क्वांटम स्पेशली इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ पीएनएल स्टेटमेंट एंड इट्स बैलेंस। ठीक है। If size of contingent liability is large in comparison to P&L item balance sheet of the business, one need to exercise caution while analyzing the business। ठीक है। आपको हमेशा देखना है अगर कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू पीएनएल स्टेटमेंट बैलेंस शीट, तो आपको देखना है उसको भी। ठीक है। फिर ऑफ बैलेंस शीट आइटम में क्या कहती है? देखो ये सब चीजें डिटेल में पढ़ाने का मतलब है कि बॉस आप आलस्य ना करो, आप सब चीज पढ़ के जाओ। ठीक है। हो सकता है आपके पास नहीं है समय,
लेकिन जितना भी समय है तो छोटे छोटे चैप्टर्स को ही पढ़ते जाओ, अच्छे से पढ़ो, डिटेल में पढ़ो। ठीक है। बस आलस्य नहीं करना है बॉस। ठीक है, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, ऑफ बैलेंस शीट आइटम क्या है? द एनी असेसमेंट और लाइबिलिटी जो अपीयर नहीं हो रहा है बैलेंस शीट ऑफ कंपनी, वो ऑफ बैलेंस शीट आइटम है। जैसे लोन टेक अ पार्ट ऑफ लाइबिलिटी इन द बुक ऑफ कंपनी, ऑपरेटिंग लीज, अल्टरनेटिव वे ऑफ फाइनेंसिंग असेट, ये सब ऑफ बैलेंस शीट आइटम। कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी ऑल्सो ऑफ ऑफ बैलेंस शीट आइटम। ठीक है। डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड किए हो, हैज की हो अपनी पोजीशन, तो बैलेंस शीट में नहीं दिख रही है। ठीक है, उसको कवर होता है द नोट टू अकाउंट इन एनुअल रिपोर्ट। गिवन दैट एक्सेशन टू मैनी बिजनेस वर्ल्ड वाइड हैज बीन थ्रेटेन्ड बाय डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन। ठीक है। देखो, डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन में आप गूगल करना, तो एक दो बैंक्स फंसे थे, उसके बारे में पढ़ना। ठीक है, आपको पता भी होगा। तो डेरिवेटिव ट्रांजेक्शन को भी देखना इंपॉर्टेंट है। ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स में आते हैं। ऑफ बैलेंस शीट आइटम किसको बोलते हैं? जो अपीयर नहीं होता कंपनी के बैलेंस। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वाइल पॉजिटिव सरप्राइज क्या होता है ऑफ ऑफ बैलेंस शीट आइटम का? जब वो फाइन हो, निगेटिव वन, रिस्क होता है। ठीक है, तो आपको ग्रेट डिटेल में एनालिसिस करना है, तो ये एनालिस्ट का काम है। ठीक है। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कीप इन माइंड वाइल लुकिंग एट फाइनेंशियल, क्या देखना है आपको जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखते हो तो? अगर आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना नहीं आता है, टर्मिनोलॉजी पढ़ने नहीं आता है, तो आपको एडिक्टिव होना पड़ेगा उस लैंग्वेज। ठीक है। नंबर कैन बी मेड टू लुक गुड बाय मेकिंग assumption और क्रिएटिंग अकाउंट, और क्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर इन नोट टू अकाउंट आर वेरी यूजफुल पार्ट ऑफ एनुअल रिपोर्ट। तो ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है, कौन है, वो भी इंपॉर्टेंट है। नंबर्स कैसे दिख रहे हैं, चेंज इन अकाउंटिंग पीरियड, कई बार क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड को चेंज कर देते हैं जिसके कारण कंफ्यूजन क्रिएट होता है। वाइल कंपेयरिंग प्रीवियस ईयर नंबर, सिमिलरली आइटम कैन इंक्रीज और डिक्रीज प्रॉफिट। अगर आपने उससे स्टडी प्रॉपरली नहीं किया है तो इंटायर एनालिसिस आपका चेंज हो जाएगा। ठीक है। कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस जो होता है वो बेस्ट होता है इन्वेस्टर के लिए, जिसकी कंपनी की सेल ग्रो हो रही है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है, नेटवर्थ इंक्रीज हो रहा है, डेप्ट रिड्यूस हो रहा है, इंप्रूव मार्जिन इंप्रूव हो रही है। तो RONW, रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ठीक है, जो इन्वेस्टर के लिए वैल्यू क्रिएट करता है लॉन्ग टर्म, वो भी इंप्रूव हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको देखना है। ठीक है। नेक्स्ट है रीडिंग ऑडिट रिपोर्ट टू अंडरस्टैंड द क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग। अगर आप एज अ कंपनी मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए? प्रिपेयरिंग टू अकाउंट। ऑडिटर उसको वेरीफाई करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, जो ट्रू एंड फेयर व्यू कर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है। ऑडिटर ओपिनियन बेस्ड होती है इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड टू देम। ठीक है। नेचर ऑफ ऑडिट engagement is such that auditor would not be able to vouch the accuracy of account। ठीक है। तो फर्स्ट, द अमाउंट ऑफ ट्रांजेक्शन हैपन इन कंपनी इन सिग्निफिकेंट लार्ज, तो ऑडिटर के लिए उसको चेक कर पाना इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि वेदर ऑल आर ट्रांजेक्शन वेर कंप्लीट और एक्यूरेटली अकाउंटेड। ठीक है। तो ऑडिटर, ये वाला क्वेश्चन तो लिख लो, आता ही है। ठीक है। ऑडिटर क्या करते हैं? एडुकेट, कंट्रोल और वेरीफाई करते हैं सभी चीजों को, एक्यूरेट कैप्चर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं जेन्युइन ट्रांजेक्शन, सेटिस्फाइड रहते हैं, चेक करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उसको प्रॉपरली इंप्लीमेंट करते हैं। लेकिन बेस्ड ऑन देयर असेसमेंट और दे प्रोवाइड रिपोर्ट, जिसमें वो अपनी कुछ कैटेगरी डालते हैं। पहला होता है क्लीन रिपोर्ट। क्लीन रिपोर्ट का मतलब है ऑडिटर को कोई इशू नहीं है, क्लियर है, फेयर स्टैंडर्ड है। ठीक है। सभी मोस्टली लुक फॉर सेम अक्रॉस द कंपनी। ठीक है। डिस्क्लेमर में क्या होता है? अगर ऑडिटर ने डिस्क्लेमर लिखा है तो ऑडिटर बोलता है कि डिस्क्लेमर देता है कि दे आर अनेबल टू वेरीफाई एनी पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल और अकाउंट ऑफ नॉन एबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी वेरीफाई नहीं कर पाए।
क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, तो डिस्क्लेमर देते हैं वो लोग। क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है? क्वालिफाइड रिपोर्ट में क्या होता है, फिनेंशियल स्टेटमेंट जो होल या उसका पार्ट जो है वो ट्रू रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, फेयर व्यू नहीं दे रहा है, तो ऑडिटर क्या होता है, दिस में अराइज व्हेन ऑडिटर डिसएग्री विद अकाउंटिंग पॉलिसी जो कंपनी के द्वारा फॉलो की जा रही है। ठीक है, या तो कुछ सीरियस डिस्क्रिपेंसीज है। ठीक है, तो ये तीन टाइप के ओपिनियन देता है, इसमें से एक क्वेश्चन आता ही है, क्लीन रिपोर्ट, डिस्क्लेमर हो या क्वालिफाइड। अगर उसने डिस्क्लेमर दिया है या क्वालिफाइड रिपोर्ट दिया है, तो ऑडिटर इलोबरेट करते रीजन क्यों दिया है ऐसा। ठीक है, एज अ एनालिस्ट आप जब भी रीड करते हो तो आपको ऑडिटर रिपोर्ट को भी चेक करना है, क्या ऑडिटर ने कुछ ऐसा कुछ रिजर्वेशन लिखा है, क्या कुछ लिखा है स्पेशली। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बॉस, इसको